चलिए हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 10। ठीक है, चलिए देखो लेक्चर नंबर 10 में हम देखेंगे नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं नेक्रोप्टोसिस की। तो डेफिनेशन है इसकी, कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब नेक्रोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है, लेकिन कैस्पेज एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, चलिए जबकि आपने एपोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एपोप्टोसिस की डेफिनेशन थी कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ तो है, लेकिन उसके साथ साथ एपोप्टोसिस में कैस्पेज एंजाइम भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब देखो आपकी बॉडी में 4 तरीके की प्रोग्राम सेल डेथ होती हैं जो आपको पढ़नी है। एक होती है एपोप्टोसिस जो आप पढ़ चुके हो, एक होती है नेक्रोप्टोसिस जो आप पढ़ोगे इस वीडियो में। ठीक है, एक होती है पायरोप्टोसिस जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। ठीक है, एक होती है नेट न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप जो आप इन्फ्लामेशन यूनिट में पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी बॉडी में ये 4 तरीके की प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या थी? कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। जबकि नेक्रोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या है? कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्रोसिस से नेक्रोप्टोसिस का नेक्रो शब्द लिया, जबकि एपोप्टोसिस से नेक्रोप्टोसिस का टोसिस शब्द लिया। ठीक है, मतलब नेक्रो शब्द आया है नेक्रोसिस से और टोसिस शब्द आया है एपोप्टोसिस से। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉम्बिनेशन है एपोप्टोसिस का और नेक्रोसिस का। ठीक है, और ध्यान रखना नेक्रोप्टोसिस का मैकेनिज्म इनिशिएट होता है एपोप्टोसिस की तरह, जबकि मैकेनिज्म एंड होता है नेक्रोसिस की तरह। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो टीएनएफ रिसेप्टर, आपने जब एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म पढ़ा था तो आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे में डेथ रिसेप्टर पढ़े थे। डेथ रिसेप्टर क्या होते थे? याद करो, टीएनएफ रिसेप्टर, फास्ट रिसेप्टर। ठीक है, ये 2 डेथ रिसेप्टर थे। ठीक है, वहीं कोई मॉलिक्यूल आता था जो स्टिमुलेट करता था डेथ रिसेप्टर को, फिर एपोप्टोसिस का प्रोसेस चलता था। उसी तरीके से नेक्रोप्टोसिस में भी टीएनएफ रिसेप्टर है, टीएनएफ मॉलिक्यूल आया, इससे बाइंड किया, फिर जैसे ही टीएनएफ रिसेप्टर पर टीएनएफ मॉलिक्यूल बाइंड किया वैसे ही RIPK1 और RIPK3 एक्टिवेट हो गए। जैसे ही ये एक्टिवेट हुए तो MLKL मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन हो गया। ठीक है, जैसे ही MLKL मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन हुआ तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ गई। ठीक है, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ गई तो ये सेलुलर स्वेलिंग करेगी। दूसरा, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। तीसरा, ये इन्फ्लामेशन भी करेगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है नेक्रोप्टोसिस का। ठीक है, क्या हुआ? टीएनएफ रिसेप्टर थे, टीएनएफ मॉलिक्यूल आया, वैसे ही एक्टिवेट हो गए RIPK1 RIPK3, फिर MLKL मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन हुआ जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मतलब फ्री रेडिकल इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग हुई, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, इन्फ्लामेशन हुई। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोप्टोसिस इज सिमिलर टू नेक्रोसिस। ध्यान दो, जब आपने नेक्रोसिस पढ़ा था तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आते थे? पहला आता था सेलुलर स्वेलिंग, फिर सेल मेम्ब्रेन डैमेज, फिर इन्फ्लामेशन भी होता था। मतलब ये तीनों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नेक्रोप्टोसिस में भी हो रहे हैं और ये नेक्रोसिस में भी होते थे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा? नेक्रोप्टोसिस जो है वो कॉम्बिनेशन है एपोप्टोसिस का और नेक्रोसिस का, और ये इनिशिएट करता है एपोप्टोसिस की तरह। अब देखो क्या टीएनएफ रिसेप्टर एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म में थे? बिल्कुल। फिर टीएनएफ मॉलिक्यूल आता था, फिर RIPK1 RIPK3 एक्टिवेट हो जाते थे। ठीक है, मतलब यहाँ तक जो मैकेनिज्म है ये किसके सिमिलर है? एपोप्टोसिस के। इसलिए हमने कहा है कि इनिशिएट करता है ये एपोप्टोसिस, लेकिन ये एंड कैसे करता है? नेक्रोसिस की तरह। ध्यान से देखो, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नेक्रोप्टोसिस में है वही नेक्रोसिस में आते थे। मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोप्टोसिस इज सिमिलर टू नेक्रोसिस। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ये इनिशिएट होता है एपोप्टोसिस की तरह और एंड होता है नेक्रोसिस की तरह। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखो, मान लो
कैस्पेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या कैस्पेज इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन हो जाता, ठीक है। अगर कैस्पेज एंजाइम प्रेजेंट होते तो जैसे ही TNF रिसेप्टर से TNF मॉलिक्यूल बाइंड किया तो RIPK1 RIPK3 एक्टिवेट हो गए, वैसे ये कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कर देते। अब अगर कैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाता तो ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट कर देता, फिर एग्जीक्यूशनल कैस्पेज एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते, फिर वही एपोप्टोसिस का सिलसिला चल पड़ता। लेकिन यहाँ पर कैस्पेज एंजाइम है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता, एपोप्टोसिस, ठीक है। लेकिन नेक्रोप्टोसिस के केस में कैस्पेज का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये चीज़ एक्टिवेट ही नहीं होगी, इसलिए एपोप्टोसिस हो ही नहीं पाएगा, इसलिए होता है आपका नेक्रोप्टोसिस, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ तक जो मैकेनिज्म है वो एपोप्टोसिस का और नेक्रोप्टोसिस का सेम है, लेकिन यहाँ से चीज़ें नेक्रोसिस की तरह चालू हो जाती हैं, ठीक है। देखो, RIPK1 और RIPK3 की फुल फॉर्म होती है रिसेप्टर इंटरैक्टिंग प्रोटीन काइनेज, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्रोप्टोसिस को हम प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि नेक्रोसिस की तरह मॉर्फोलॉजी होती है, और प्रोग्राम्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एपोप्टोसिस की तरह इनिशिएट करता है, ठीक है। चलिए अब देखो, नेक्रोप्टोसिस के 3 फीचर हैं, एक मॉर्फोलॉजी, एक मैकेनिज्म इनिशिएशन, एक फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्रोप्टोसिस की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो नेक्रोसिस की तरह होती है, जबकि नेक्रोप्टोसिस का जो मैकेनिज्म इनिशिएशन होता है वो एपोप्टोसिस की तरह होता है, प्लस नेक्रोप्टोसिस भी फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी, तो ये चीज़ भी एपोप्टोसिस की सिमिलर होती है, ठीक है। तो 2 चीज़ें मिलती हैं एपोप्टोसिस से, एक चीज़ मिलती है नेक्रोसिस से, ठीक है, इसलिए हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए देखो, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल है मेमेरियन ग्रोथ प्लेट, पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और एक्यूट स्टीएटोहेपेटाइटिस और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल बताओ, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल रट लेना, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, देखो, जैसे बहुत से वायरस होते हैं, जैसे साइटोमेगेलो वायरस, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन या एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम है फिलिप, ठीक है। अब ये फिलिप क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है कैस्पेज 8 को, मतलब कैस्पेज को इनहिबिट करता है। अब सोचो, अगर कैस्पेज 8 ही इनहिबिट है तो क्या आपका एपोप्टोसिस हो पाएगा? आपका एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा। तो क्या ये वायरस मर पाएगा? क्या आप इस वायरस से लड़ सकते हो? आपकी बॉडी में नहीं। इसलिए इस वायरस को किल करने के लिए या ऐसे वायरसेस को किल करने के लिए होता है नेक्रोप्टोसिस, ठीक है, क्योंकि नेक्रोप्टोसिस में तो कैस्पेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो साइटोमेगेलो वायरस टाइप ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए नेक्रोप्टोसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लेक्चर होता है समाप्त। मैंने अपना पूरा दिया, जितना भी अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।